नमस्ते। संसार में कई समस्याएं हैं लेकिन एक समस्या बहुत ही जटिल है और वो जटिल आजकल और भी अधिक बन गई है, क्योंकि धीरे धीरे जो संसार है वो एक व्यक्तित्व का विकास, इंडिविजुअलिटी की तरफ जा रहा है। अब अगर हम कुछ कालखंड के थोड़ा पीछे चले जाएं, कुछ हजार वर्ष पहले या कुछ 100 वर्ष पहले भी, तो व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व समाज से अलग नहीं होता था। उसको केवल जैसा समाज है उसके हिसाब से कंफॉर्म करना होता था। ये एक इवोल्यूशन की एक स्टेज थी। उसमें इंडिविजुअल्स थे जो अलग थे, लेकिन उनको जनरली रेनेगेड, मतलब ये समाज के थोड़े एबनॉर्मल या अनयूजुअल लोग हैं, उसमें स्पिरिचुअल सीकर्स भी थे इसीलिए। और एक समय तो ऐसा था, जैसे हम देखते हैं कि खलील जिब्रान लेबनान का, उसको तो बुक्स जला दी गई, हेरेटिक समझ के स्पिरिचुअल लोगों को तो सूली पे कभी लटका देते थे, कभी सिर काट देते थे, क्योंकि वो अलग सोचने की उनके अंदर साहस होता था। भारतवर्ष में ये नहीं करते थे, लेकिन भारतवर्ष में हम लोग उसको सन्यासी का दर्जा दे देते कि तुम्हारी फ्रीडम बड़ी डेंजरस है, तुम समाज से वहाँ रहो, समाज हमारी व्यवस्था से चलेगा। यही पूरी कहानी शिवजी और दक्ष की कहानी है कि एक समाज की व्यवस्था है, उसमें एक शिवजी हैं जो अपने आप में अनोखे अनूठे अलग हैं। तो ये व्यक्ति और समाज का करेक्ट बैलेंस आज तक नहीं हो पाया और ये समस्या बढ़ने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे हम एक ऐसी स्टेज में पहुंच रहे हैं जहां, जिसको श्री अरविंद कहते हैं सब्जेक्टिव एज। अब सब्जेक्टिव एज क्या होती है? एक होती है एक ऐसी एज जहाँ पर हम ठोस चीज़ों पर फोकस करके बाहर के जो रिचुअल्स हैं, कर्म कांड है, सबको करना है, सबको मंदिर जाना है, सबको संडे के संडे चर्च ज्वाइन करना है, सबको इस तरह से भगवान की या खुदा का वो करना है, शादी ब्याह, हर चीज़ का एक नियम बना दिया गया था, तो उस हिसाब से चलेंगे। तो आपकी अपनी भावना, अपनी सोच का उसमें स्थान नहीं था। लेकिन व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है? इन्हीं फोर्सेस से गढ़ा हुआ, रेजिस्ट करता हुआ, इसी में से एक व्यक्ति निकलता है। जैसे समुद्र की सारी ऊर्जा को अपने ऊपर आघात के रूप में सहकर एक सुंदर सी सीपी बनती है। तो इंडिविजुअलिटी ऐसे फॉर्म्ड होती है जब वो इस सब को सह करके वो कहता है नहीं, मेरा अपना एक व्यक्तित्व है, मैं स्वयं विचार करूंगा, मैं अपने अंदर टटोलूंगा कि सत्य क्या है। और ये जब शुरू होती है एक सत्य अन्वेषण की प्रक्रिया, जिसमें हम अपने ही अंदर के इनर स्पेसेस को टटोलते हैं। हम ये कहते हैं कि मेरी भावना क्या है, मेरे विचार क्या है किसी विषय के बारे में। तब ये प्रारंभ होता है समाज के अंदर उथल पुथल। ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो रिवोल्ट लाते हैं, प्रारंभ में उनको अस्वीकार किया जाता है, लेकिन बाद में यही इंडिविजुअल्स स्पीयर हेड बनते हैं। शुरू में उनको रेनेगेड एलिमेंट्स, ये समाज का हिस्सा नहीं है, बाद में यही लोग स्पीयर हेड बनते हैं एक समाज के विकास के। तो ये इंडिविजुअल्स एक तरह से तो हर एक जनरेशन में रहे, इसीलिए समाज आगे बढ़ा। अगर आप देखें सारे अवतारों ने, देखा जाए तो समाज की उस समय की परंपरा को तोड़ा और उसके आगे गए। चाहे आप राम जी को ले लो, जिनके नाम से लोग स्वेर करते हैं, कृष्ण जी को ले लीजिए, शिव जी को ले लीजिए, जितने हमारे गॉड्स हैं, बुद्ध को ले लीजिए, अपने श्री अरविंद को ले लीजिए, क्राइस्ट को ले लीजिए, दे ऑल ब्रोक फ्री फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ सोसाइटी। तभी उन्होंने कोई नई चीज़ संसार के सामने प्रकट की। उस समय समाज उनको नहीं समझ पाया, लेकिन बाद में उनको फॉलो किया। तो अब इन दोनों की परस्परता क्या है? परस्परता ये है कि समाज व्यक्तियों से बनता है और व्यक्ति समाज से बनता है। तो जो समाज व्यक्ति को क्रश कर देता है कि नहीं मैं ही सब कुछ निर्णय लूंगा, तो समाज भी धीरे धीरे रूढ़िवाद और पिछड़ेपन की ओर जाने लगता है, क्योंकि उसके अंदर विकास की नई धारा नहीं खुलती है। और जो उसी तरह से व्यक्ति जो अपने को समाज से अलग कर देता है कि नहीं मैं तो वो मेहमत की तरह वो जंगल में घूम रहा हूँ जैसे, तो वो अपने आप को समाज की धारा से, जो भी एक विकास की धारा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और भगवान दोनों में अपने आप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, व्यक्ति के माध्यम से भी और समाज के माध्यम से भी। समाज का अर्थ ही समाज, तो दोनों के माध्यम से भगवान एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति अपनी अलग सोच, अलग चिंतन, अलग भाव के कारण अपने आप को समाज से कट ऑफ कर देता है, वो भी एक प्रकार से एक लॉस होता है, वो भी एक उचित तरीका नहीं है। तो दोनों को कैसा होना चाहिए? पहली चीज़ है
व्यक्ति ऐसा होना, समाज ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को डेवलप करने के लिए मैक्सिमम संभावनाएं दे। तो इसीलिए अब आजकल हम लोग वैल्यू करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट। किस लिए वैल्यू करते हैं? इसीलिए वैल्यू करते हैं क्योंकि अगर व्यक्ति को सोचने की स्वतंत्रता नहीं होगी, एक कंप्लीट स्टेट कंट्रोल करेगा जैसे कम्युनिस्ट चाइना में और एक प्रकार की सोशलिस्ट सोच में, तो उस व्यक्ति के आपने थॉट को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। यू कैनॉट थिंक अदरवाइज। आपको प्रोपेगेंडा के थ्रू केवल एक तरह से सोचने को विवश किया जाता है। नॉर्थ कोरिया में क्या है, तानाशाह ने कह दिया है मैं ही सुप्रीम हूँ। अब उनके सारे टेलीविज़न शोज सब कुछ में जो भी आएगा यही आएगा। अब धीरे धीरे व्यक्ति की सोच एकदम समाप्त हो जाती है। तो ऐसा समाज अपने ही विनाश की ओर जा रहा है। तो ये एक ढांचा होता है। और दूसरी ओर समाज को ऐसे नियम बनाने चाहिए, समाज का मतलब ये है कि एक व्यवस्था बनी रहे, जो व्यवस्था इवोल्यूशन से मेल खाती है। और इसको अगर हम देखें एक तरह से तो भारतीय समाज में, पुरातन भारतीय समाज में थी, जिसको हम पुराना कहते हैं, बट लुक एट द सोशल ऑर्डर जो भारतीयता में था, अब हम उसको भूल गए। उसने इवोल्यूशन का प्रावधान दो तरह से दिया था। एक था कि इनफैक्ट तीन तरह से दिया था। एक था कि जन्म के साथ, रीबर्थ के साथ आपका विकास होता है, फ्रॉम द फिजिकल मैन टू द स्पिरिचुअल मैन। तो उसने चार प्रकार की जो व्यवस्थाएं की थी, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, और उसके परे आध्यात्मिक जीवन। तो ये सबके लिए अलग अलग नियम थे। समाज ने नियम बनाए थे लेकिन सबके लिए अलग अलग थे। तो इट अलाउड फॉर द फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एट द सेम टाइम उसमें भी वेरिएशन डाला था। वेरिएशन क्या था? स्वधर्म। आपका स्वधर्म, स्वधर्मो निधनम से या परधर्मो भयावा। तो अगर आपके आसपास के लोग उसके अनुसार नहीं भी चल रहे तो आप उस स्वधर्म को फॉलो करिए। यही श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तुम्हारे दादा ये सब क्षत्रिय हैं एक तरह से देखा जाए तो, और क्षत्रिय धर्म का पालन भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं धर्म से च्युत हो गए। तो तुम उस ट्रू क्षत्रिय धर्म का पालन करो जो तुम्हें करना चाहिए। तो ये एक तरीका था इवोल्यूशनरी प्रोसेस को बढ़ावा देने का। और तीसरा जो उन्होंने किया था वर्णाश्रम, कि प्रत्येक स्टेज ऑफ लाइफ के लिए आपके अलग अलग प्रावधान है। मतलब अब आप 25 तक यू फोकस ऑन योर डेवलपमेंट, आपका इनर बीइंग, आउटर बीइंग, स्पिरिचुअल बीइंग, इसके डेवलपमेंट की बात करिए। उसके बाद में अब उस समय समाज ने क्या व्यवस्था की थी? बच्चे को आप केवल फोकस करिए इस पर, ये नहीं कि तेरे लिए मैंने इतने रुपए जमा कर दिए हैं, वो कर दिए। आप कर रहे होंगे लेकिन बच्चा इस समय स्टूडेंट है, उसको स्टूडेंट लाइफ के डिसिप्लिन से जाना है। उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके अपने तौर तरीके थे, उसके उस धर्म का अपना एक वो था। और उसके बाद में आप वानप्रस्थ आश्रम, जब कहा जाता था कि भाई आप इनके लाइफ में जो आप यंगस्टर्स हैं आए, आप इंटरफियर मत करो, आप अब दूसरी सीकिंग की ओर जाइए। आप देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था थी। फिर संन्यास आश्रम की, अब आप अपना ध्यान, मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन, भगवान से एकत्व की प्राप्ति, भविष्य में क्या होगा उस ओर, भविष्य यानी रीबर्थ के थ्रू आप उस तरफ देखिए। कितनी समस्या होती है आज भी, जब बुरा लगेगा कुछ लोगों के लिए, जब बड़े बूढ़े बहुत ज़्यादा इंटरफियर करने लगते हैं यंगस्टर्स की लाइफ में। वो समझते हैं कि हम जानते हैं, हमको बड़ा विजडम है। वो भूल गए कि समाज और संसार कितना आगे चला गया है। उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन उनको ये लगता है हमारे समय में ये होता था, हम ऐसे थे। हाँ, आपके समय में वो अच्छा था, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि ऑल टाइम अच्छा हो, बिकॉज ये विकास की प्रोसेस है, धारा है। तो ये एक समाज को इस तरह से फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों अलाउ करने चाहिए। वो कैसे हम करेंगे? बाय गिविंग मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फॉर मैक्सिमम पीपल। हर किसी को ग्रो करने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए समान रूप से। हर किसी को एक व्यक्तिगत रूप से प्रगति की संभावना प्रकट होनी चाहिए, लेकिन साथ में एक बेसिक ऑर्डर होना चाहिए लिबर्टी के साथ, जिससे एकदम टोटल अव्यवस्था, एनार्की ना हो जाए। और इसका मेरे जीवन में तो मैंने तो इतना कुछ जो देखा, पढ़ा, समझा, गया जगह जगहों पर, एक ही जगह मैंने देखा कि इसका रियल एक्सपेरिमेंट हुआ है, वो है श्री अरविंद आश्रम में। और दूसरा जो प्रयास हो रहा है ऑरोविल में, जहाँ आपको फ्रीडम दी जाती है, आप बिकॉज अदरवाइज यू कैनॉट डेवलप। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको ऑर्डर और डिसिप्लिन रखनी है। अब काम का समय आप नहीं कह सकते कि आपको जब मर्जी आ जाइए तब जब मर्जी आप डाइनिंग रूम में चले जाइए। हालांकि श्री अरविंद माता जी ने वहाँ तक भी फ्रीडम दी
कि अब कोई नहीं जा रहा है डाइनिंग रूम, अब वो अपने कमरे में रह के ध्यान करना चाह रहा है, तो श्री अरविंद कहते थे कि उसको खाना घर पे दे आओ। अब वो कहते सर वो दरवाज़ा नहीं खुलता है, तो बाहर एक कील लगा दो, उसमें टांग दो, क्योंकि अब यू हैव टू अलाउ दैट। अब नहीं तो अगर आप हर चीज़ को रेजिमेंटलाइज कर दोगे तो बहुत कठिन होगा एक इंडिविजुअल का विकास। तो उन्होंने समाज ऐसा गठित किया जहां आपके पास एक प्लास्टिसिटी है, उसमें प्लास्टिसिटी जब समाज में होती है, रिजुता, तो उसमें डेवलपमेंट और रिवॉल्यूशन की बहुत पोटेंशियल होती है, क्योंकि वो अलाउ करता है इंडिविजुअल फ्रीडम। लेकिन सबको समान अपॉर्चुनिटी दी है। आप आश्रमाइट हो, प्लेग्राउंड में आप जाओगे, आपको स्विमिंग जाना है, तो आप ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि आप कौन से तबके के हो, कितने रिच हो, ये सब नहीं पूछा जाएगा। आप बेसिक डिसेंट ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड है ही नहीं इनफैक्ट, पर ये कल माना जाता है कि आप बाय एंड लार्ज रीजनेबली, इतनी आप में समझ है, बुद्धि है कि वो भी नहीं होती कई बार लोगों में, लेकिन फिर भी बस इतनी एक समझ होनी चाहिए। तो ये एक बेसिक ऑर्डर, डिसिप्लिन जरूरी है। उसी तरह जब आप काम करेंगे तो एक हायरार्की रहेगी डिसीजन मेकिंग में, काम करने की, बड़ी रिजिड नहीं, लेकिन एक हायरार्की रहेगी। हायरार्की का मतलब ये होता है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको निकाल नहीं दिया जाएगा अगर आपने बोला कॉन्ट्ररी में, लेकिन ये जरूर किया जाएगा कि अल्टीमेट डिसीजन मेकर कोई होगा, वो दैट इज़ ओके, फेयर इनफ। जो फाइनल डिसीजन लेगा वो आज सिर पे बैठा है तो है, अब कल कहीं और होगा, लेकिन जब तक वो किसी भी कारण से द पर्सन इज ऑन द हेड, अल्टीमेट डिसीजन उसका होगा। उसका ये भी फायदा होता है कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है। तो आप क्यों अपने सिर पे पापर पुण्य की गठरी उठाना चाहते हो? तो उस सेंस में, लेकिन आपको सजेस्ट करने की पूरी स्वतंत्रता है। ये नहीं है कि यू हैव टू जस्ट फॉलो द बॉस। आप सजेस्ट कीजिए लॉजिकली कि मेरे विचार से ये इस ग्रुप के, इस लाइफ के लिए, इस लक्ष्य के लिए अच्छा होगा। हो सकता है लोग सुनेंगे तो बहुत अच्छा है, हो सकता है लोग ना सुने तो आपके लिए तो अच्छा है ही, क्योंकि समता का अभ्यास हो रहा है और आपके विकास को तो कोई रोक नहीं सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको विकास इन चीज़ों से नहीं अफेक्ट हो रहा है। समाज आपको शोषण नहीं कर रहा है। जैसे आश्रम और ऑरोविल की ये अद्भुत बात है, आपको पर्याप्त समय अपने विकास के लिए, आप 6 घंटे या जो भी घंटे आप काम कीजिए। माँ कभी नहीं चाहती थी कि दिन रात लगे रहे लोग कोल्हू के बैल की तरह। हालांकि ये वर्क ओरिएंटेड जगह है, क्योंकि नहीं तो व्यक्ति के पास पढ़ने का समय, चिंतन का समय, ध्यान का समय ये कैसे मिलेगा। लेकिन ये भी नहीं चाहती थी कि वो बस ध्यान में लगे हुए हैं और अकर्मण्यता की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उससे फिर आपकी जो ऊर्जाएं, कैसे उनका टेस्ट होगी, कैसे उनके ऊपर हथौड़ी पड़ेगी या फूल बरसेंगे, जिससे कि उनके अंदर रिजुता नमनीयता जाए। तो ये जो ऑर्गेनाइज किया माता जी ने ये वर्ल्ड, यहाँ सबसे बड़ी बात थी कि इस समाज में धन का कोई जगह नहीं है। आप कोई भी पोस्ट पोजीशन धन दे के नहीं खरीद सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अब उन्होंने ड्रीम हमारे सामने प्रस्तुत किया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब कुछ परफेक्ट है, परफेक्शन एक बिल्डअप होने वाली चीज़ है, पर जो उन्होंने ब्लूप्रिंट रखा है उससे बेटर ब्लूप्रिंट एक आदर्श समाज का नहीं हो सकता। जहाँ एक इंडिविजुअल को लिबर्टी है, कोई व्यक्ति आर्ट सीखना चाहे सीख सकता है, कोई व्यक्ति डांस सीखना चाहे, कोई फिजिकल एजुकेशन, आपको ये लिबर्टी है। आपसे ये नहीं पूछा जाता कि अच्छा किस जात के हो, अच्छा ये बताओ कि तुमने कहाँ से म्यूज़िक सीखा है। म्यूज़िक क्लासेस में जानता हूँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीखा हुआ है और काफ़ी अच्छा म्यूज़िक आता है और वो सीखना चाहते हैं, और ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल कहते हैं हमसे तो गर्दभ स्वर ही है लेकिन सीखना चाहते हैं। तो ऐसे टीचर्स हैं जो आपको मिलेंगे जो बताएंगे। तो ये एक ब्यूटीफुल बात है। समाज ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को बढ़ाए, लेकिन ऑफ कोर्स एक व्यवस्था, एक बाहर की रूपरेखा होनी चाहिए जो है। उसी तरह व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, तो उसकी भी बड़ी सुंदर उदाहरण माँ बताती हैं कि व्यक्ति के 2 कर्म होते हैं, एक अपना आत्मविकास, दूसरा समूह का विकास। माँ बताती हैं कि दोनों जुड़ी हुई हैं। अगर एक व्यक्ति केवल अपने विकास में लग जाता है, जैसा कि भारतवर्ष में हुआ कि लोग सन्यासी बन गए। एक समय था जब लोग केवल ये कि हाँ भगवान अंदर है, संसार ये तो इल्यूजन है, इसमें तो ऐसे ही लोग हैं, यही होता है, राजा आए रंक आए चले गए, तो समाज एकदम डिजेनरेट होता चला गया।
होना क्या चाहिए, जैसे पुराने समय मतलब श्री कृष्ण का जो काल है और उसके बाद जो राजा आए सब योगी थे। दे वर नॉट कि भाई वो राजा हैं तो वो योग नहीं कर सकते, ये एक बड़ी गलत अवधारणा है। तो व्यक्ति अपना आत्मविकास करे योग के द्वारा, आंतरिक योग, लेकिन वो समाज को भी बढ़ने में सहायता करे। अब वो तभी कर सकता है जब उसके अंदर में आत्मविकास हुआ है। ही हु हैज़ लाइट कैन गिव लाइट टू अदर्स, ही हु हैज़ करेज कैन गिव करेज टू अदर्स। वरना तो वो नीचे की ओर ही ले जाएगा। जिसके अंदर भय भरा हुआ वो सबके अंदर भय ही भरेगा, जिसके अपने अंदर प्रकाश नहीं है वो अंधकार को ही बढ़ावा देता रहेगा। तो इस प्रकार से इंडिविजुअल भी को भी ऐसा होना चाहिए कि जो केवल अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि, मेरा क्या लाभ होगा, इवन स्पिरिचुअल लाइफ में मुझे क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, मुझे क्या मिल रहा है, इसकी जगह वो मेरे साथ साथ सबका कल्याण हो। और इन दोनों के लिए जो मंत्र था वो ये था कि स्वयं में भी भगवान को ढूंढो और समष्टि के कलेक्टिव मूवमेंट में भी भगवान के प्रकटन की बात करो। तो इस तरह से उन्होंने रिकंसाइल किया। आश्रम की बड़ी ब्यूटीफुल ये खूबी है कि सेंटर में डिवाइन है, आपके अंदर और कलेक्टिविटी के अंदर। यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, इवन जो हेड है अल्टीमेटली डिवाइन को रिप्रेजेंट करता है पूरा समाज। तो और ये देखा गया है कि अगर आप नहीं उसको ठीक से रिप्रेजेंट करते हो तो या तो आपने मस्तिष्क की क्षमता खो देते हो सकता है आप बैठे रहो क्योंकि ऐसा, लेकिन आप यू बिकम मीट ए वर्स फेट, क्योंकि इससे बुरा क्या है कि आप अंधे राजा की तरह थ्रोन को संभाले हो और सब आपकी हंसी उड़ा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि मेरी हंसी उड़ाई जा रही है क्योंकि आप अंधे हो चुके हो। ये तो वर्स फेट है उससे। तो ये एक आदर्श समाज की स्थापना तब होगी जब व्यक्ति और समूह दोनों अपने विकास का सूत्र समझेंगे। व्यक्ति कि मेरा विकास मेरी एक आंतरिक यात्रा है और सबकी आंतरिक यात्रा यूनिक होगी। किसी पर कोई कंपल्सन नहीं है कि आंतरिक यात्रा के लिए सब लोग इस प्रकार का मेडिटेशन करेंगे। कोई मेडिटेशन करेगा, कोई भक्ति करेगा, कोई कर्म करेगा, कोई इस तरह से खुलेगा, कोई समाधि पर जाकर के अपनी माथे को टेकेगा, कोई वहाँ पर यूं खड़ा रहेगा। बात सही गलत की नहीं है, बात है अपना अपना। कोई पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा, इट्स ओके। मतलब वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो एक कंपलसरी चीज़ नहीं है कि आपको अगरबत्ती रखनी है वहाँ पे या नहीं रखनी है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कलेक्टिव मेडिटेशन में गए कि नहीं गए। इम्पॉर्टेंट है कि अपने अंदर आप सुचिता को, सिंसेरिटी को, सत्यनिष्ठा को, अभीप्सा को, समर्पण को, इसको बढ़ाते रहे। लेकिन एट द सेम टाइम हमारा समाज के प्रति एक दायित्व है और वो दायित्व इसलिए है, वो दायित्व एक सोशल ड्यूटी नहीं है, वो एक डिवाइन ड्यूटी है कि उसका विकास हो। तो उस विकास में कोई भी व्यक्ति हमारे सानिध्य में आए, हमारे क्लोजनेस में आए, तो हमारे अंदर वो प्रकाश की किरण स्पॉन्टेनियसली विकीर्ण होनी चाहिए। ये मतलब नहीं है कि हमें जगह जगह जाकर अनाउंस करके चलो मैं आ गया हूँ, तो कोई किसी को हेल्प नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे अंदर ये अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो भी हमारे संपर्क में सबऑर्डिनेट। अमृता की स्टोरी, ही इज़ वन पर्सन, जब उन्होंने डिपार्ट फिजिकल बॉडी छोड़ा तो हर तबके के लोग, लोएस्ट वर्कर्स से लेकर के जितने भी आश्रम के मैं कहूँगा ऋषि मुनि, सब आए उनके उसमें शामिल हुए और उनके हृदय से भाव उभरा। क्यों? क्योंकि उनका हर किसी के साथ ऐसा व्यवहार रहता था। इस तरह से समाज उभरता है। जब आपके व्यवहार को लोग देखते हैं, जो साधारण वर्कर्स हैं वो देखते हैं, तो कहते हैं ये अय्या सच में ठीक बात है, यहाँ पर आध्यात्मिक जीवन है। और एक दूसरे अय्या हैं, वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनके जीवन का कंट्रोल करने का इन्हीं का ठेका है। सबऑर्डिनेट के साथ दुर्व्यवहार करना एक नॉर्म बन गया है और ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि वीक पर तो कोई भी बरस सकता है, वो बेचारा कुछ नहीं कहेगा। अगर आप में सच में करेज है तो आप उसको बोल के दिखाओ जो आपसे ऊपर है। माता जी ने ये बात कही है, इट इज़ वेरी इजी टू शाउट एट द सबऑर्डिनेट्स बट दैट इज नॉट करेज। जो कमज़ोर है उसको आप दबा रहे हो। श्री अरविंद एक जगह बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखते हैं, कहते हैं, एग्जैक्ट एफोरिज्म आई मे नॉट रिमेंबर, पर वो कहते हैं कि इट इज़ बेस्ट टू फॉरगिव, पार्डन दोज हु हैव sinned against you or said something, but when it comes to the larger group or collective, then you must fight, but not with hatred.
एंड देन ही राइट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, बट व्हेन पॉसिबल, ये दो की वर्ड्स अभी दे रहा हूं, इफ पॉसिबल कामली एवेंज। तो किसी ने पूछा ये कामली एवेंज का क्या मतलब है, भगवान कैसे बात कर रहे हैं कामली एवेंज करने की बात? तो उसका अर्थ ये है कि यही भगवत गीता का मूल संदेश उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से कहा है। इसलिए क्योंकि जब एक अनजस्ट व्यक्ति, इसको मैं पहले एफोरिज्म पढ़ लूं, बड़ी सुंदर है। इट इज नोबल टू पार्डन दाइन ओन इंजरर्स। आपका विकास होगा, आपके साथ किसी ने धोखा किया, आपने किसी को चोट पहुंचाई, पार्डन देम, छोड़ दो उसको, उसकी डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दो, उसको अपने रास्ते जाने दो, उसका अपना वो रास्ते में विकास की धारा में जा रहा है। आप जब उसको फॉरगिव करते हो, पार्डन करते हो, तो आप ग्रो करते हो। बट नॉट सो नोबल टू पार्डन रॉन्ग्स डन टू अदर्स। आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन आप देख रहे हो कि कोई किसी और के साथ बुरा कर रहा है, आपने कहा कि नहीं हमें इससे क्या लेना देना, इट इज नॉट ए नोबल एक्ट। अक्सर इसके पीछे भय छिपा होता है, अक्सर इसके पीछे उससे फेवर लेने की प्रवृत्ति छिपी होती है कि मुझे क्या लेना देना। अक्सर लोग कहते हैं मुझे क्या लेना देना, लेना देना है क्योंकि ये समाज है। और फिर वो आगे कहते हैं नेवरदलेस पार्डन दीज टू, पर लास्ट में लिखते हैं बट व्हेन नीडफुल कामली एवेंज। कहाँ तक उस चीज को आप पार्डन करते हो, क्योंकि ये पार्डन एक वर्ड है कि आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है, और क्योंकि सेल्फिशनेस, मीननेस ये संसार में भरी हुई है। श्रीविंद कहते हैं ये दो ही पाप हैं जो मुझे मुश्किल होता है फॉरगिव करना, सेल्फिशनेस और मीननेस। लेकिन ये इतने यूनिवर्सल है कि इनको भी जाने दो। लेकिन फिर एक वर्ड कहते हैं वेयर नीडेड कामली एवेंज। ये क्यों? क्योंकि एक समाज में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है न्याय। न्याय एक ऐसी चीज है जो समाज के संतुलन को बना के रखती है। न्याय का मतलब दंड नहीं है, दंड आ सकता उसमें, किंतु न्याय एक एस्पेक्ट है समाज का। न्याय क्या होता है? तुला पर बैलेंस। अगर आप अन्याय को देखते जा रहे हो और टर्न कर, हमें इससे क्या लेना देना, या अन्याय ही नहीं, कुरीति हो सकती है, जैसे बहू को कोई पीड़ित कर रही है सास, आजकल रिवर्स हो गया है, वट एवर इट बी, तो आप टर्न योर ब्लाइंड आई कि अरे उसके घर की प्रॉब्लम है। तो अब क्या हो रहा है कि आप एक कुरीति को होने दे रहे हो। आज ये वहां हो रही है, ये उस तरह की बात है ना कि जब एक फंस गया कोई व्यक्ति कोई सिचुएशन में और वो कहे बचाओ, हेल्प करो, नहीं मैं तो इसमें नहीं हूं, मैं तो इसमें नहीं हूं, और अंत में ऐसा हुआ कि उस सिचुएशन से वही व्यक्ति प्रभावित हो गए। तो आज हम ये सोच के कि इससे मुझे क्या लेना देना है, लेकिन कल यही समस्या आपके पास आ सकती है, आपके घर में हो सकती है। तो जहां कुरीति देखे व्यक्ति, और अगर वो प्रेरित हो, ये नहीं कह रहे हैं कि एक झंडा लेकर के एक्टिविस्ट हो जाओ, लेकिन इसमें एक्टिविस्ट, ट्रू एक्टिविज्म का बीज है। ये नहीं कह रहे हैं कि वो झंडा लेके धरना पर बैठ जाओ, कभी नहीं, श्री अरविंद ये नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जहां तुम्हें सच में दिखता है कि अन्याय हो रहा है, तो कभी कभी इफ नीडेड, क्योंकि अगर वो बहुत असंतुलन क्रिएट कर रहा है समाज में, तो कामली एवेंज। तो एवेंज क्यों कह रहे हैं? ताकि न्याय हो सके। यहाँ एवेंज इस सेंस में नहीं कि हेटरेड रिएक्शन में तुम एक किसी को लेकर के अपदस्थ कर रहे हो, नहीं, वो कह रहे हैं कि ताकि न्याय हो सके। न्याय आवश्यक है समाज में। और इसमें बड़ी सुंदर एक बात नेक्स्ट एफोरिज्म में कहते हैं, व्हेन एशियाटिक्स मैसेकर इट इज एन एट्रॉसिटी, व्हेन यूरोपियंस इट इज ए मिलिट्री एक्सीजेंसी। भारतवर्ष को हम लोग यही सुनते थे ना, गांधी जी का देश है, आप कैसे चीन पाकिस्तान के विरुद्ध कैसे बोल सकते हो? आपको अफगानिस्तान से एक बंदा, वो भी उस भूमि पे पैदा हुआ था, आपने उसको राक्षस बनाया था, आके एक उसने वार किया, आपने पूरे देश को 20 साल के लिए तबाह कर दिया। और श्री अरविंद इस बात को एप्रिशिएट द डिस्टिंक्शन एंड पॉन्डर ओवर द वर्ल्ड्स वर्च्यूज। माता जी का कमेंट,
All this makes us feel very deeply the foolishness of human judgments based on self interest and the reactions of the ego. हालांकि हम बड़े सुंदर ईगो नहीं, हमको किसी के उसमें नहीं पड़ना चाहिए. Foolishness of human judgments. So long as men remain in their present state of ignorance, their judgments and opinions are worthless in the face of truth and should be considered as such.